आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। मुल्क में 1 जुलाई डॉक्टर्स की खिदमात को याद करने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये दूसरा साल है जब मुहलिक वबा कोरोना दौर में डॉक्टर्स का दिन मनाया जा रहा है। इस दौरान मुल्क ने कई डॉक्टर्स को खो दिया। IMA के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान से 1400 से ज़ायद डॉक्टर्स की जानें गई हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही मुल्क की खिदमत की और अपनी जान गंवा बैठे। डॉक्टर्स ने कोरोना वबा के मुश्किल वक्त में तमाम चैलेंज का सामना किया है और हर कदम पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। हिंदुस्तान की सेहत आमा से जुड़े मसाइल का हल लगातार जारी है। कोरोना वबा के बीच हमने अपनी पूरी कोशिश की। इसी का नतीजा है कि हमारा मुल्क दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला मुल्क है। हमने अपने मुल्क में 2 अलग अलग वैक्सीन तैयार की, जिसकी दुनिया भर में सराहना की गई। आज इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर डॉक्टरों के साथ PM मोदी तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही कोरोना के दौरान फौत हुए डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करेंगे। जरूरत इस बात की है कि मौजूदा सूरत हाल को निमटने के लिए तो कोशिश जारी है, लेकिन क्या आने वाले वक्त के लिए हम तैयार हैं? तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला अग्रवाल और साथ ही कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स फोर्टिस गुड़गांव डॉक्टर बिलाल खान, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन श्री गंगा राम हॉस्पिटल डॉक्टर मोहसिन वली, तीनों ही जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले तो आप तीनों का और पूरे मुल्क के डॉक्टर्स का डॉक्टर्स डे के मौके पर सलाम पेश करते हैं और न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से आप तमाम की सेल्फलेस खिदमात के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन वली, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एक साल जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा। पैंडेमिक का दौर अभी भी जारी है, लेकिन जब कोरोना के केसेस आना शुरू हुआ था, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो मुल्क तैयार नहीं था इस पैंडेमिक के लिए। ये अनप्रिपेयर्डनेस कितना बड़ा चैलेंज रहा, ख़ास तौर से डॉक्टर्स के लिए? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया और न्यूज़ 18 के तमाम सामीन को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद और डॉक्टर्स डे पर तमाम डॉक्टर्स को, डॉक्टर कम्युनिटी को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक हम ऐसे अनप्रेसिडेंटेड दौर से गुजरे हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा, जिसमें कि हमको कई चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस थी उसका पता लगा, ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस का पता लगा और हमारा पैसा किस काम का है उसका पता लगा। और हमारे डॉक्टर्स ने कोरोना से सीखा, फिर उससे इलाज किया। मैं इस बात में कहने में कोई भी रिज़र्व नहीं फील करता हूँ, रिज़र्वेशन के। हमने जैसे जैसे हम सीखते गए, हमारे पास किट्स आती गई, मास्क आते गए, सैनिटाइज़र आते गए, वेंटिलेटर आते गए और हम लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाते गए। एक बहुत बड़ी एक वबा थी, एक बहुत बड़ी एक आफत थी जिससे कि लड़ा गया और बहुत से लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स ने भी और हमारे पैरामेडिकल्स ने, नर्सेज ने इसमें अपनी जान गंवाई है और तब जाके हम लोगों को बचा पाए हैं। और इसमें आज रोज़ बरोज़ शुरू से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कोरोना ने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, हमको बहुत ज़्यादा लेसन्स भी दिए हैं, सिखाया भी है, तरबियत भी की है हमारी, और उसके साथ साथ नई दवाएं हैं उनसे हमने सीखा है। और जो बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है वो ये कि हमने आखिर में आके अपने मुल्क में एक दवा बनाई जिसको 2DG ग्लूकोज टाइप कहते हैं जी। और ये दवा असलन जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारी DRDO के ज़रिए बनाई और इसका पूरी दुनिया में नाम हुआ। तो टीके भी हमारे मुल्क में अब पूरे हैं और बहुत तेज़ी से 21 जून से लगना शुरू हो गए हैं और लोग इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ मैं लोगों से ये भी कहूँगा अपनी इस बात के साथ साथ कि टीका में कोई ख़तरा नहीं है और टीका सेफ़ है और टीका लगाइए और जल्दी लगाइए, ताकि हम इस बहुत बड़े जो फितना है, इसकी जो बहुत नुकसानदेह वायरस है, इसकी जो हमारे बीच में मौजूदगी है उसको हम नाकाम कर सकें और हम कोरोना वायरस से बच सकें और हमारे बच्चे बच सकें, आने वाली जनरेशन्स बच सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
और हम ये भी चाहेंगे कि कोरोना से जो नुकसान हुआ है उससे सबक लेते हुए हम कोविड एटिकेट बिहेवियर को भी अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर लें हमेशा के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी जो टीचिंग्स हैं, रिलीजियस टीचिंग्स हैं उसका भी और मेडिकल टीचिंग्स का भी, क्योंकि इसमें हमको सफाई की तरफ जो है ध्यान दिलाया जाता है। हम अपने हाथ की सफाई करें और हम अपने जो है हाइजीन रखें और हम नाक को कवर करें ताकि नाक के ज़रिए से कोई भी गंदी चीज़ अंदर ना जा सके। 2 मीटर की दूरी बनाकर रहें। और इसमें मैं लोगों को देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोताही हो रही है और हम भूल जा रहे हैं कि हमको दूरी बनाकर रखना है। तो ये सब मिली-जुली चीज़ें जो हैं कोरोना वायरस के ज़रिए हमने सीखी हैं। और आपने शुरू की दिनों का ज़िक्र किया, पूरी दुनिया वीरान हो गई थी, लॉकडाउन हो गए थे पूरी दुनिया में। मैंने तो लोगों को तस्वीरें दिखाई, ताजमहल कैसा वीरान है, गेटवे ऑफ इंडिया कैसी वीरानियत है जी। और ये आपके यहाँ चार मीनार भी। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हमने देखी, इवन वेटिकन और क्या कहूँ मक्का मदीना सब बहुत ज़्यादा सूने हो गए थे। तो ये हमने जो नज़ारे देखे हैं और पूरी दुनिया के नज़ारे देखे हैं और उससे सबक लेना हमको बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाले दिनों में अपनी हिफाजत करनी और मुल्क के बाशिंदों की और ख़ास तौर से बच्चों की और बूढ़ों की हिफाजत करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोरोना का टीका जो है लगवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर बिलाल खान, आपसे जानना चाहेंगे कि जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई तो तब एक तरह से मुल्क जो है रिलैक्स मोड पे चला गया था, तो सडनली फिर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब जबकि दूसरी लहर माना जा रहा है कि कम होती हुई दिखाई दे रही है और अनकरीब ही दूसरी लहर ख़त्म हो जाएगी, क्या तीसरी लहर के आते आते प्रिपेयर है अभी मुल्क? हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर्स, उनको डॉक्टर्स डे पर बहुत बहुत बधाई। और मुल्क में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने बहुत बेहतरीन, सभी डॉक्टर्स ने बहुत, और मैं तो कहूँगा कि पूरी मेडिकल आर्मी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे क्लीनर्स या हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स, सब ने अपनी पूरी जान लगा दी है, पूरे एकदम फ्रंट से रह करके इस चीज़ को लीड किया है। और जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव में हम ज़्यादा इफेक्टेड नहीं थे, सेकंड वेव में, उसके बाद फिर हम कैजुअल हो गए, सेकंड वेव ने हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया है। और अभी जैसे कि सेकंड वेव नीचे जा रही है और थर्ड वेव के कयास पूरे मुल्क में लगाए जा रहे हैं, पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं कि थर्ड वेव हिट करेगी। और हमारे एक्सपर्ट्स का या एम्स फैकल्टी या डॉक्टर गुलेरिया का कहना कि भाई ये 6 से 8 हफ्ते में ये दोबारा से इंडिया को अफेक्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मुल्क तैयार है या नहीं तैयार है ये तो अलग बात है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, क्या आवाम तैयार है इस चीज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं इतने दिनों में। क्या हमारा जो कोरोना वैक्सीन का जो कवरेज है, क्या वो इतना माकूल हो गया है कि हम इस चीज़ से बेखबर हो सकते हैं या हम इससे लापरवाही बरत सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पहले दिसंबर 2019 से अगर आप देखें कि जहां वुहान से ये वायरस स्टार्ट हुआ था और आज ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है पूरी दुनिया को इससे सफ़र करते हुए, और तकरीबन 18 से 20 करोड़ लोग इसकी जद में आए हैं और उनमें से हमने 40 लाख लोगों को पूरी दुनिया में खोया है। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे मुल्क में, हमारे मुल्क में, तो उन 40 लाख में से अराउंड 10% यानी कि 4 लाख लोग जो इस बीमारी की वजह से जो अपनी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं वो हमारे हिंदुस्तान में है, 10% पूरी दुनिया के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त ऐसा है कि इसमें लापरवाही हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और चूंकि देखते हुए कि हमारे जो सिस्टम हमारा जिस तरीके से लास्ट टाइम कोलैप्स किया था, या जिस तरीके से हमारा अभी वैक्सीनेशन कवरेज, दो वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब, हमने अमेरिका को क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी कितने लोगों को हमने वैक्सीनेट किया? 32 करोड़ अराउंड, जिनको एटलीस्ट एक डोज मिल गई है। सेकेंड डोज वालों की तो नंबर उससे भी कम है। तो ये हमारा मुश्किल से 1/5 ऑफ पॉपुलेशन है। तो अभी हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हुई है। तो इस बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा कैजुअल बिहेवियर नहीं चलेगा। जैसे डॉक्टर
मोहसिन ने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया कि नहीं, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार करते रहना है और तभी कोई उम्मीद बनती है कि हम इस आने वाली जो थर्ड वेव है उसको थोड़ा बहुत यानी कि सेटल डाउन कर सकें या उसकी जो अटैक रेट होगा उसको थोड़ा कम कर सकें। तो हमारे आवाम को समझने के लिए जरूरी है ये सब चीज़। बिल्कुल। डॉक्टर शहला अग्रवाल, पैंडेमिक में सभी को अफेक्ट हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स है। डॉक्टर्स को हर दिन ड्यूटी पर जाना है, कोविड पेशेंट्स के साथ डील करना है, उनको ट्रीट करना है। ऐसे में क्या मेजर मुश्किलें डॉक्टर्स के सामने चैलेंज बनकर सामने आती हैं? जी, सबसे पहले सबको बहुत मुबारकबाद डॉक्टर्स डे की। हमें एक दिन नहीं चाहिए होता है, हम आवाम की खिदमत में हमेशा मौजूद रहते हैं। हुआ ये है कि जब ये पेंडेमिक हुआ तो देखिए, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं फ्रंटलाइन वर्कर नहीं थी, लेकिन फिर भी दिन भर मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे थे क्योंकि सबको कुछ ना कुछ दिक्कत थी और वो जिस डॉक्टर को जानते थे उससे वो बात करके तसल्ली लेना चाहते थे। लेकिन मैं एक बात, आज डॉक्टर्स डे है और आज हम कोरोना की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना चाहती हूँ। देखिए, एज अ डॉक्टर जब हम किसी की ट्रीटमेंट करते हैं या किसी से बात करते हैं तो हम फौरी तौर पर बात नहीं करते हैं। वी आर नॉट चैटिंग विद यू, हम आपसे गपशप नहीं कर रहे हैं। आपने अगर मुझसे कोई सवाल पूछा है तो मैं अपना दिमाग, अपनी नॉलेज लगा के आपको उसका सही जवाब दूंगी, ठीक है हो। और अगर मैं कोई दवा प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, आपको ताकीद कर रही हूँ या कोई भी मेजर बोल रही हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं आपको पहले, अगर मैं कोई दवा लिख रही हूँ, मैं उसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो हो सकते हैं, वो आपको बता के चलती हूँ। छुपाने की इसमें कोई वो नहीं है। और साइड इफेक्ट किसको कब हो सकता है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन दिक्कत जब होती है, और खासकर सेकेंड वेव में ये देखा गया कि एक एक पेशेंट ने 10-10 डॉक्टरों से कंसल्टेशन लेनी शुरू कर दी और 10 डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन लेके उसमें से पिक एंड चूज कि मुझे ये पसंद है, मैं ये ले रहा हूं और ये कर रहा हूं। और डॉक्टर अंधेरे में था कि पेशेंट कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज जो दिक्कत हो रही थी, हमें जो दिन रात फोन आ रहे थे कि बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो मुझसे हमेशा एक सवाल मुझसे किसी ने किया था कि डॉक्टर जब खुदा से दुआ करते हैं तो क्या करते हैं? क्या वो ये दुआ करते हैं कि पेशेंट के लोग बीमार हों? तो मैंने उन्हें जवाब ये दिया था कि जनाब, हम कभी किसी के बीमार होने की दुआ नहीं करते। हम ये दुआ करते हैं कि जो पेशेंट मेरे पास आए, जो बीमार होके आए, वो जल्द से जल्द ठीक हो। तो ये जो ट्रस्ट है एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में, वो होना बहुत जरूरी है। हम जो है, डॉक्टरी एक पेशा नहीं है, वो एक जिंदगी का ढंग है, तरीका है, और उस तरीके को हम बहुत शिद्दत से मानते हैं और तमीज से उसका एहतराम करते हैं कि खुदा ने हमें इस कुर्सी पे बिठाया है कि जहां पर बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए अपना काम करते हुए हम दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी आज गुजारिश यही है कि कोरोना काल में हमें सब कुछ तो करना ही है, लेकिन आपको ट्रस्ट अपना डॉक्टरों के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। ये जो रोज रोज जो तरीके होते हैं कि डॉक्टर से आप खफा हो गए और आप 10 डॉक्टरों से करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी डॉक्टर, बिलीव मी, कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं चाहता कि उसका मरीज ठीक ना हो। तो ये मैं आज इल्तिजा करना चाहूंगी कि डॉक्टर्स डे पे आप हमें मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारकबाद से ज्यादा हमें अपना समझने की जरूरत है। और हमें, आप हमसे जो भी सवाल करेंगे उसका हम बिल्कुल सही, अगर मुझे कुछ चीज नहीं पता होती मैं कह देती हूँ मुझे नहीं पता, मैं पढ़ के या पता करके बताऊंगी। सिर्फ कहने के लिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ। तो ये प्लीज आज अपने चैनल के जरिए आप सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि हम डॉक्टरों को, हम इंसान भी हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं, हमें भी डर लगता है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस आती हैं। हमें पता है कि हम उस बीमारी से बच के कैसे चले जाते हैं। अगर हम ही उससे डर जाएंगे तो फिर उसका इलाज कौन करेगा? बिल्कुल, डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, इस पर हम मज़ीद ज़रूर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे कि किस तरह से पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर मोहसिन वली, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पैंडेमिक का दौर मुश्किल ज़रूर रहा, लेकिन इस दौरान हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे जहाँ पर पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो काफ़ी तोड़ फोड़ और मारपीट की जाती है डॉक्टर्स के साथ। और
इस तरह के इंसिडेंट्स हमने पैंडेमिक में ज़्यादा देखे, तो आप किस तरह से उन इंसिडेंट्स को देखते हैं और कितना डिसहार्टनिंग होता है? नहीं, इसमें क्या है, पैंडेमिक में एक फिनोमेना हुई है, लोगों के दिमाग पे बहुत बुरा असर हुआ है जी। और लोगों ने अपना, जिसको आम जबान में कहते हैं ना, आपा खो दिया है। हम्म। और बहुत ज़्यादा इसमें जो जिसकी बात नहीं हुई है मीडिया में, जो कोरोना के मेंटल सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लैक जी। ऑफ स्लीप है, और ये तो वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन बहुत से अनजाने हमले कोरोना ने ब्रेन पे किए हैं, जी। जिसकी वजह से, जो मैंने बिल्कुल सही तर्जुमानी की है, लोगों ने अपना आपा खो दिया और वो एक नॉर्मल मूड में नहीं रहे। तीसरा उसमें रीज़न ये है कि फाइनेंशियली वो सब वीक हो गए। इस वक्त मरीज़ की जेब में पैसे नहीं हैं डॉक्टर को देने के लिए, हॉस्पिटल्स को देने के लिए। वो बहुत ही कस्टम कुर्सी के दौर से गुजर रहा है। शुरू में ये भी हुआ था कि शायद इंश्योरेंस वाले इसका क्लेम देंगे या नहीं देंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। मैं खुद अपना 6.5 लाख का बिल दे के हॉस्पिटल में आया हूँ, और क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझको बाद में जाके अब रिएम्बर्स हुआ है वो पैसा। तो हर एक के सामने एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिसकी वजह से वो परेशान रहा, और उस परेशानी में जो उसका रिएक्शन है वो बिल्कुल अब नॉर्मल हो गया। तो उसमें ये मारधाड़, परेशानी और ये सब मारपीट के जो किस्से हुए हैं, अभी कल परसों भी एक किस्सा हुआ है, और जो ज़्यादातर इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तरह का सदमा उनको भी हुआ है कि ये हमने क्या इस दिन को देखने के लिए मेडिकल प्रोफेशन अपनाया था, होता है। डॉक्टर बिलाल खान, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये पैंडेमिक, क्योंकि कोरोना जिनको हुआ उन पर मेंटल हेल्थ का इशू भी आया, स्ट्रेस भी रहा, लेकिन डॉक्टर्स को न सिर्फ पेशेंट्स को फिज़िकली ट्रीट करना पड़ा और काउंसलिंग भी करनी पड़ी, क्योंकि स्ट्रेस को एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है कि इम्यूनिटी जिससे वीक हो रही है। ऐसे में जो माना जाता है कि इंडियन मेडिकल स्कूल्स जो है वहाँ पर डॉक्टरों को इस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता कि वो पेशेंट्स की काउंसलिंग करे, लेकिन पैंडेमिक ने वो भी करवाया। तो क्या अब हमारे डॉक्टर्स इस तरह से रेडी हो चुके हैं कि जहाँ पर काउंसलिंग भी की जाए और ख़ुद भी मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे इस तरह के क्राइसिस से निपटने के लिए? देखिए, मैं इससे कम्प्लीटली एग्री तो नहीं हूँ इस बात से कि हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग नहीं सिखाया जाता है, बट इस चीज़ को समझने के दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि जो पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो है वो इतना डिस्टर्ब है हमारे यहाँ कि भाई एक मरीज को, जहाँ एक पेशेंट को, एक डॉक्टर को जहाँ 10 मरीज देखने थे उसको अगर 20 देखने पड़ेंगे या 30 देखने पड़ेंगे, तो उनके पास वक्त नहीं होता है कि वो फुली तरीके से एलोबरेट कर करके पेशेंट या उसके अटेंडेंट को उसके बारे में सब कुछ बता सकें जी। और दूसरी चीज, फिर यही फ्रस्ट्रेशन शायद क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज और उनको थोड़ा सा समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है या उन्हें बार बार समझाना पड़ता है, और ये चीज उन्हें जब नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पेशेंट के अंदर भी ये फ्रस्ट्रेशन होता है। बट इससे कहीं ज्यादा ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंसलिंग इज एन इशू फॉर दिस वायलेंस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिक सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी हमारा इंप्रूव होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये ऐसा कोरोना में तो हुआ नहीं है, कोरोना से पहले भी ऐसा होता है। जब भी कभी हमारे ऐसे मतलब अनप्रेसिडेंटेड जब आउटकम होता है, यानी कि किसी की डेथ हो जाए किसी बीमारी के दौरान, तो हमेशा गुस्सा डॉक्टर्स के ऊपर ऐसा अमूमन देखा गया है कि उस गुस्सा जो है डॉक्टर के ऊपर निकाला जाता है। पर ऐसा बाकी मुल्क में नहीं है। मैं और मुल्कों में भी गया हूँ, मैं वहां भी रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो इवन मतलब उस वक्त शायद वो बहुत ही डिसहार्टन्ड होते हैं या जो भी कुछ होते हैं, लेकिन वो बाद में हमेशा वो आते हैं, वो हमेशा कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं, आपने बहुत कोशिश की, ठीक है, बट हम अपने पेशेंट को नहीं बचा पाए, आप नहीं बचा पाए। बट हमेशा वो मैंने देखा है कि वो बहुत ही एकदम काम, कंपोज्ड और थैंकफुल रहते हैं, मतलब टिल एंड, जो हमें इंडिया में देखने को थोड़ा सा कम मिलता है। बट उसकी बहुत सारी वजह है, ठीक है, फाइनेंशियल वजह है या उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी एकदम से नहीं मिलती है। सिविल रीजंस भी है कि किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल करें और डॉक्टर्स के साथ किस तरह से बिहेव किया जाए। डॉक्टर शैला अग्रवाल, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें जो कंडीशंस रहती है और जिस तरह से वर्कलोड रहता है, वो भी एक रीज़न रहा है कि क्यों हम सही तरीके से कोविड केसेस को या दीगर इमरजेंसीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर लैग करता है कि वो और भी ज़्यादा फोकस करे, ख़ास तौर से जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उन पर ध्यान देने में?
और क्योंकि हमने देखा कि पैंडेमिक से पहले जीडीपी का 1% ही इन्वेस्ट किया जा रहा है हेल्थ केयर सिस्टम में, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को कितना ध्यान देना चाहिए पब्लिक हेल्थ केयर पर ताकि इस तरह के क्राइसिस से निपटा जा सके और डॉक्टर्स की जो एक बर्न्ट है पैंडेमिक का या इमरजेंसीज का, वो सिर्फ डॉक्टर्स को ही ना झेलना पड़े। जी मुनज़्ज़म, बात सारी वहीं आती है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह कर रहे हैं। तो हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रोडक्ट हैं और हम सब ने देखा है कि वहां पर किस तरह से हम ओवरलोडेड होते हैं। पेशेंट जो है वो वही बात जैसे डॉक्टर बिलाल ने कहा कि जहां 10 देखने थे वहां 30 देखने पड़ रहे हैं, तो वक्त जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसका तरीका मैं सबसे ज्यादा ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जब आप किताब पढ़ते हैं ना, जब आप प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर। यहाँ पर कहीं कुछ होता ही नहीं है। वो टर्शरी हेल्थ केयर जो बड़ा हॉस्पिटल है, अगर दिल्ली का हॉस्पिटल है तो आपकी आंख की जांच करने भी वो वही मरीज आ रहा है, खांसी जुकाम के लिए भी वही मरीज आ रहा है, जबकि ये सब ट्रीट जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बड़ी अच्छी तरह हो सकते हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड है वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। और आपने देखा कि पेंडेमिक में बहुत सारे मीडिया ने भी जा के बहुत जगह देखे कि जो पीएचसी बने थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने थे, वो किस तरह डिफंक्ट पड़े हुए हैं, वहां पर जाले लगे हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, उनका मिसयूज हो रहा है। तो हमारे यहाँ सिस्टम पेपर पर सब कुछ मौजूद है, उस सिस्टम को पेपर से लेके हमें रियलिटी में लाना है। दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बने थे, बहुत सारी चीजें बनी थी, यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो अगर हर कोई सोचे कि वो बिल्कुल पेपर पर सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड यूटिलाइज नहीं हो रहा है। डॉक्टर मोहसिन वली, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पीएम मोदी ने बात की थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हेल्थ केयर जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जो हेल्थ केयर क्राइसिस है वो प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को प्रमोट करने से हल होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। और जो आपने पहला सवाल पूछा था, मेरा उसमें जवाब आधा रह गया तो मैं उसको पूरा कर दूं। डॉक्टर और पेशेंट का कनेक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब हम पेशेंट के बारे में उसके अटेंडेंट्स को बता देते हैं कि आपका मरीज सीरियस है, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। और जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात की, ऑलरेडी हमारे मुल्क में 82% के करीब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर पेशेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सारी जो है वो सरकार संभाले हुए है। और हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इसमें गांव हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर शैला बता रही थी। तो ये इसमें हमको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये हमको कोविड की वजह से सब दिखा भी दिया, आप जैसे न्यूज़ चैनलों ने, के गाँव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की क्या हालत हो रही है। और वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही खतरनाक जो है वो स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है और इसको सुधारना पड़ेगा। नड्डा जी ने जो अपनी हेल्थ पॉलिसी बनाई थी उसमें ये बात बताई थी कि इसको हमको प्राइमरी केयर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्राइमरी केयर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर बिलाल खान, पैंडेमिक के इस दौर में जूनियर डॉक्टर्स पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनको उनकी लिमिट्स तक पुश किया गया। साथ ही जिस तरह से हमने देखा कि जो MBBS स्टूडेंट्स भी थे, जो अभी नर्सेस ट्रेनिंग भी ले रहे थे, उनको भी फ्रंट लाइन में डाल दिया गया और वर्कलोड उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं उसको एक जंग की तरह देखता हूँ। जैसे मान लिया बॉर्डर पे अगर कोई जंग होती है तो डेफिनेटली हमने मिलिट्री में भी ये तरीका देखा है कि भाई आप नई भर्ती करें, आप जो भी अगर कोई कम ट्रेन भी है तो भी उसको उस माकूल बनाया जा सकता है इंटरनेट ट्रेनिंग के बाद में। ठीक है, तो आई थिंक यही सिस्टम जो है वो लागू किया गया है इस पैंडेमिक को लड़ने के लिए हिंदुस्तान में भी। तो जो हमारे अभी अंडर गोइंग एजुकेशन है, मतलब पढ़ाई में है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या पैरामेडिक्स हैं, तो उनको यूटिलाइज करने की का एक तरीका था। आई थिंक मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये एक अच्छा तरीका था कि अपनी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। बट उसके लिए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी,
बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करे और जो तमाम तर इक्विपमेंट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्स सही से जो है वो पहुंचाया जाए। जो डिमांड है और सप्लाई है उसका रेशो बराबर हो और वो सही से हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा सके, ताकि डॉक्टर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत वो रंग लाए और वो खुद भी महफूज रहे, उनकी सेफ्टी भी इंश्योर रहे। डॉक्टर शहला अग्रवाल, डॉक्टर बिलाल खान और डॉक्टर मोहसिन वली, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और नाजरीन, आप सभी को डॉक्टर्स डे के मौके पर बेहद मुबारकबाद और तमाम तो डॉक्टर्स को न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से सलाम, आदाब।